हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप सब। हमारा तो मस्त काम चल रहा है, रोज रोज बायो लेके आते हैं, यहाँ पे उड़ेल के चले जाते हैं, तो आपका भी अच्छा चल रहा होगा। और आज हम लेकर आए हैं नया ताज़ा फ्रेश चैप्टर जो अभी लिखा गया है आपके लिए। हालांकि एनसीईआरटी बुक ने बहुत पहले लिख दिया है, लेकिन आपके लिए नोट्स बनाने का काम कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि नाम से ही विदित है कि वनस्पति जगत, जिसका इंतजार हम कब से कर रहे थे कि पादपों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में भी कहा था हमने, और उसका आज L1 है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप ही समझ लीजिए आप इसे। क्या है इंट्रोडक्शन, चलिए देखते हैं। तो चैप्टर फ्लो जो हम देखेंगे, शैवाल पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। आप बोलेंगे बस मैम ये खत्म, लेकिन ये तो अभी 11th-12th की बात हो रही है, 11th की बात हो रही है। बीएससी में तो और भी खतरनाक पढ़ने हैं। एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम पादपों के जीवन चक्र में जो है संतति, पीढ़ी और पीढ़ी एकांतरण की चर्चा करेंगे चैप्टर के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वही पादप जगत के लक्षण पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पादपों के लक्षण पढ़ेंगे, मतलब पादप जगत में बहुत सारे प्लांट्स भी आते हैं। अभी आपने जो नाम देखे, शैवाल आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं, तो हम सिर्फ पादप मतलब पेड़ समझते हैं। तो ये पादप जगत की बात होगी और ये पादपों की बात होगी। उसके बाद पादपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पे, और फिर शैवालों के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं पादप जगत के लक्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि हम आज जो प्लांटी पढ़ने वाले हैं, आपने देखा होगा वीडियो, प्लांटी पढ़ा था, तो मैंने उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स लिख दिए थे और कहा था कि ये कैरेक्टर्स जो हैं वो अगले चैप्टर में हम वापस से पढ़ेंगे। तो हम वो कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा मैं वही कैरेक्टर लेके आ जाऊंगी तो क्लास बोरिंग हो जाएगी। तो मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करके लेके आई हूँ आपके लिए। आप डिटेल में वही वाले कैरेक्टर लिखेंगे जो हमने वहाँ पे लिखे हैं। चैप्टर जो प्लांटी वाला है, जगत प्लांटी, उसमें जनरल कैरेक्टर बताए हैं पादप जगत के, वही कैरेक्टर आपको लिखने हैं। यहाँ पे थोड़े शॉर्ट में है, क्योंकि बार बार सेम रामायण पढ़ूंगी तो आप सो जाएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम देख लेते हैं एक बार, उनको थोड़ा सा भूली बिसरी यादें याद कर लेते हैं, और इनको बुरा भी नहीं लगेगा कि मैम ने हमें ऐवही जाने दिया। चलिए, तो सबसे पहला है, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम शॉर्ट पैराग्राफ तो बड़ा दिख रहा है, तो क्या करें, आदतों से मजबूर है हम। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आवास, यानी कि इनकी क्या हैबिटेट है, मतलब कहाँ रहते हैं। अब हैबिट का मतलब आधे बच्चे समझते हैं आदत, लेकिन भाई बायोलॉजी में हैबिटेट का मतलब हैबिट भी नहीं है। ये हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे कोई जीव जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रहता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, कई जगह आपको हैबिटेट की स्पेलिंग में हैबिटेट ये ई भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराए नहीं। ठीक है, इस जगत में स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल व जलीय यानी एक्वेटिक दोनों प्रकार के पौधे सम्मिलित है। जलीय मतलब पानी में रहने वाले, ठीक है, या एक्वेटिक जिसको हम बोलते हैं, और स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले। दोनों प्लांट आपने देखे हैं दुनिया में, कहीं जितनी भी जगह गए हों आपने बहुत सारी जगहों पे प्लांट देखे हैं। पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। क्या आसमान में रहते हैं? नहीं, आसमान में नहीं रहते। ठीक है, अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। शैवाल जो मिलेंगे आपको वो जनरली जलीय मिलेंगे। अब ये हम सारे प्लांट की कॉमन बात कर रहे हैं ना, क्योंकि प्लांट में मैंने आपको कहा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल सब पढ़ने। तो जैसे शैवाल है वो जलीय मिलते हैं, ब्रायोफाइटा जो है वो स्थलीय मिलते हैं, लेकिन इन्हें निषेचन के लिए, ब्रायोफाइटा की एक स्पेशल चीज है, इन्हें ब्रायोफाइटा क्यों कहते हैं जब ये हम पढ़ेंगे तो उसके साथ पढ़ेंगे। एक लाइन यहाँ पे दी है कि इन्हें ये नॉर्मली तो कहाँ रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, लेकिन जब इन्हें जनन करना होता है तो इनको पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनको जनन के लिए यानी निषेचन के लिए क्या जरूरत होता है, जल होता है जरूरी। टेरिडोफाइटा के अधिकांश सदस्य स्थलीय मिलेंगे और कुछ जलीय भी मिल जाएंगे। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो, तथा आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म मुख्यतः स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं, यद्यपि इनके आवृत बीजी जल में भी मिलते हैं। भाई एक्सेप्शन तो सब जगह है, लेकिन जो कॉमन है आपको ध्यान रखनी है। क्या, शैवाल जल में मिलते हैं, ब्रायोफाइटा स्थल में मिलते हैं, लेकिन निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइटा स्थल पे मिलते हैं, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म भी स्थल पे मिलते हैं। कुछ स्पीशीज उनकी जल में मिलती है। ये वाली लाइन आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा।
ठीक है, यद्यपि वाली। चलिए, नोट्स में सारी डिटेल मिल जाएगी, फिर से कह रही हूँ, और जो बोर्ड से नोट्स बना रहे हैं वो बनाते जाइए, जो एक्स्ट्रा बड़बड़ मैं करती हूँ उसको लिखते जाइए, और वीडियो तो आपके पास हमेशा रहेगा ही। हाँ, कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, जो बैच से जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी डाउट ग्रुप में पूछते हैं। हमने एक डाउट ग्रुप बना रखा है जिसमें अगर आप बैच से जुड़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उनमें बच्चे पूछते हैं कि मैम आपके वाले नोट्स को फिर से हैंड रिटन लिखे या कॉपी करवाए। तो अगर आप 11th और छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें मैं नीट की भी बात करूं, मेरे नोट से आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो मैं यहाँ बड़बड़ करती हूँ वो सभी नोट्स में लिखा हुआ है। और आप सिर्फ अगर 11th की तैयारी या पढ़ रहे हैं, 11th के लिए ही सिर्फ ये आप कोर्स ज्वाइन कर रखा है आपने, तो आपको ऐसे बिंदी लगाने की भी जरूरत नहीं है मेरे नोट्स में। वो जो लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा ही है एक तरह से, ठीक है। उसमें मैंने बॉक्स बना बना के लिख दिया है कि ये एक्स्ट्रा है, ताकि जो बच्चे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सब बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चे सिर्फ पास होने के हिसाब से या जनरल बातें ही पढ़ना चाहते हैं, उनका कुछ मोटो और होता है, नीट वगैरह नहीं उन्हें देनी नहीं, कोई और काम करना है, तो उस हिसाब से तो वो बॉक्स बना दिए हैं। बाकी एनसीईआरटी को फॉलो किया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने, सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, वो भी हैंड रिटन है, टाइप भी नहीं है, तो आपको मेरी राइटिंग में मिल जाएंगे अच्छे से, डायग्राम वगैरह सब मिल जाएंगे। और जो बच्चे यहाँ बोर्ड से बना रहे हैं उनको वही मैं जो बड़बड़ करती हूँ वो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। चलिए, और ये भी काफी लिखा हुआ ही है वैसे। आवाज हमने देख लिया, अब मैं पादपों के लक्षण पे आ गई हूँ, ठीक है, क्योंकि पादप जगत के मैंने कहा हमने जो सेकेंड चैप्टर था उसमें काफी डिटेल में पढ़ लिए, सिर्फ आवाज वाली चीज को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब सिर्फ प्लांट के कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के क्या कैरेक्टर हैं कि ये जलीय या थलीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोई जीव सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, और कोई होते हैं उसमें बहुत सारी कोशिका होती है। तो पादप क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए ये बहुकोशिकीय है। आकार वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रकृति में अगर पादपों को देखा जाए तो 1.5 म्यू से 114 मीटर तक के प्लांट, 114, और अभी तो यूकेलिप्टस अभी मैं बताऊंगी क्या है, 1.5 म्यू। ये म्यू क्या है ये मैं हालांकि काफी बार जीवाणु बैक्टीरिया जब पढ़ा था तब भी बता चुकी हूँ। और एक म्यू में जो है वो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ये पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब 1 के नीचे 6 जीरो, इतना छोटे से लेकर 114 मीटर तक के प्लांट जो है वो अवेलेबल है नेचर के अंदर। सबसे छोटा जीव जो है वो है क्लोरेला, और सबसे बड़ा है यूकेलिप्टस, जिसका चित्र मैं आपको बताऊंगी, ठीक है अभी। उसके बाद हम देखते हैं सुकेंद्रकीय है। सुकेंद्रीय का मतलब आप समझ गए ना, जिनके जीन जो है वो बंधे हुए हैं किसके अंदर, केंद्रक झिल्ली के अंदर। यानी वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं सारे प्लांट। भाई मोनेरा के बाद तो सभी यूकैरियोटिक है, तो वो तो याद रखने की बात ही नहीं है, सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक लिखना है, बाकी जब से प्रोटिस्टा शुरू हुआ है यूकैरियोटिक ही चल रहे हैं। वही जो हमने पढ़ा है उसी को फिर से लिख रहे हैं हम। कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है पादपों में, आपने देखा कवक में काइटिन की बनी होती है ना, डायटम्स में सिलिका की बनी होती है, इनकी जो है वो सेल्यूलोज की है। रिक्तिका उपस्थित होती है इनमें। जब हमने हालांकि 9th की क्लासेस चल रही हैं, आप उसे देख लें, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो थोड़ा साइड में होता है, ऐसी होती है, आयताकार या चौकाकार होती है, और केंद्रक साइड में होता है। उसकी वजह यह है कि पादपों में रिक्तिकाएं पाई जाती है। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, रिक्तिकाएं एक हवा से भरी बुलबुले टाइप की संरचना होती है, जो पादपों में बड़ी और संख्या में ज्यादा भी होती है। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल के अंदर कम होती है। रिक्तिका को बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। तो ये होती है, और क्या काम करती है ये,
क्योंकि देखो रूट्स है पादप में, उसका दिन भर काम जो है वो जल अवशोषित करना है। उसमें हमारी तरह ब्रेन तो है नहीं कि कितना जल पीना है कितना नहीं पीना है कोई पता हो, वो तो सिर्फ अवशोषित करती रहती है। लेकिन हर चीज जब अधिकता जो होती है, किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है, तो प्लांट को भी ज्यादा पानी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करे इतना ही पानी चाहिए, तो वो तो कंटिन्यूअसली अवशोषित करती रहती है। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये एक्स्ट्रा जल जब पादपों के कोशिकाओं में हो जाता है तो उसका नियमन करने का या उसको नियंत्रित करने का, मतलब कोशिका से बाहर निकालना और जब जरूरत हो तो अवशोषित कर लेना, ये सारी जिम्मेदारी रिक्तिका पे होती है। ठीक है, ये वो काम करती है, जल का नियंत्रण करना। लवक और वर्णक उपस्थित होते हैं, मतलब इसमें क्या है, ये कलरफुल होते हैं, जैसे कि आपने क्लोरोफिल पढ़ा है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसमें बहुत सारे लवक व वर्णक मिलते हैं। अब लवक क्या होते हैं इसकी कहानी समझाती हूँ मैं अभी। वर्णक तो कलर, आपने अलग अलग कलर के पौधे देखे, कोई पर्पल कलर की पत्तियों वाला पौधा भी होता है, जनरली सब हरे ही होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है, ये कोई बात समझाने की जरूरत नहीं है। पौधे अब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और ये पादपों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसके अलावा हमने साइनोबैक्टीरिया में भी ये देखा था। संचित भोज्य पदार्थ मंड होता है, यानी स्टार्च होता है। मंड को क्या कहते हैं, स्टार्च इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद क्या है, वृद्धि, वृद्धि बिंदु उपस्थित होते हैं। वृद्धि बिंदु क्या है कि जब पादप जो होते हैं, पादप हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, ये बात हमने पहले देख ली थी। जंतु में वृद्धि क्या होती है, नियंत्रित होती है। एक समय सीमा तक जो एनिमल्स हैं वो बढ़ते हैं, उसके बाद उनमें हाइट वाइट सब बढ़ना बंद हो जाती है। चाहे कोई जानवर ले लो, चाहे आप अपनी बात कर लो। तो इनमें क्या होते हैं, पादपों में वृद्धि बिंदु, मतलब ऐसे कोई पॉइंट बने होते हैं सब जगह, चाहे वो रूट की बात करो, चाहे वो स्टेम की बात करो, चाहे वो पत्तियों की बात करो। तो वृद्धि बिंदु बने होते हैं जो समय समय पर पादपों में वृद्धि को करते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वृद्धि बिंदु। इसीलिए पादपों की जीवन भर क्या बढ़ती रहती है, वृद्धि होती रहती है, साइज वाइज बढ़ती रहती है। प्रचलन, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। जब हमने जनरल कैरेक्टर पढ़े थे तब मैंने आपसे कहा था कि पादपों में प्रचलन नहीं पाया जाता, यानी कि लोकोमोशन। वो गति और है ना प्रचलन, हिंदी वाला बहुत मिक्सचर हो जाता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में याद कर रखा है। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और मूवमेंट का मतलब यानी गति, जो बुक में मूवमेंट को गति लिख रखा है, गति का मतलब होता है अपनी ही जगह गति करना। तो पादपों में सिर्फ मूवमेंट है, गति है, लोकोमोशन नहीं है, मतलब प्रचलन नहीं है। उत्तेजनशीलता क्षीण व धीमी होती है। उत्तेजनशीलता मतलब जैसे आपको खुशी होती है तो हा 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 जोर से हंसने लग जाते हो, डर लगता है तो एकदम ऐसे हो जाते हो, एक्सप्रेशन देते हो ना। ये एक्सप्रेशन पादपों में देखे क्या आपने, पादप को जोड़े, हाय पादप, तो पादप अच्छा आ गया, ऐसा हंसने लग जाते हैं, या कोई ओवर एक्साइटमेंट दिखाते हैं आपको, नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट उनमें है ही नहीं। कि आज उनको लगता है अरे आज तो बारिश होने वाली है तो पादप नाचेगा, जैसे मोर नाचता है। भाई एनिमल्स में तो होता है, मोर नाचने लग जाता है ना बारिश होती है तो, ये नाचते हैं क्या, नहीं। तो क्षीण और धीमी है। प्रजनन वृद्धि अलैंगिक व लैंगिक प्रकार का, प्रजनन दोनों टाइप का पाया जाता है। लैंगिक में जैसे कायिक जनन होता है, जैसे पादप का कोई भाग आपने निकाल के बो दिया तो वो नया पादप बन जाता है, गुलाब वगैरह में। लैंगिक जनन होता है जिसमें नर व मादा युग्मक बनेंगे, फिर निषेचन होगा, तो वो वाली प्रोसेस भी होती है डिटेल में, हालांकि हम इसको सबको पढ़ेंगे। चलिए एक बात जो मैं आपको समझाने वाली थी यहाँ पे वर्णक वाली, वो समझा देती हूँ। देखो लवक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लवक को कहते हैं प्लास्टिड, और वर्णक को कहते हैं पिगमेंट। पिगमेंट तो कुछ नहीं है, कलर है, जिसकी वजह से पादपों में, क्योंकि हम बहुत सारे पादपों के प्रकार पढ़ेंगे अभी, शैवाल वेवाल, तो अलग अलग कलर के होते हैं, और उनके उस कलर का होने में कोई पिगमेंट होता है, उनमें कोई फिक्स टाइप का पिगमेंट उपस्थित होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कलर देते हैं। प्लास्टिड जनरली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, 9th में आपने पढ़ा होगा, अभी 9th में आने वाला भी है ये। तो प्लास्टिड जनरली 3 टाइप के होते हैं। देखो पहले होते हैं हरित लवक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। वो क्लोरोफिल कहाँ रहता है, उसका एक पर्सनल घर है कोशिका में, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हरित लवक होता है। दूसरा होता है वर्णकी लवक, ये इनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमो का मतलब होता है कलर। ये हरे के अलावा, हरा तो होता ही है इनमें, उसके अलावा भी डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे पर्पल कलर हो गया, रेड कलर हो गया, अभी अलगी पढ़ेंगे ना, भूरा कलर हो गया। तो इनमें ये वर्णकी लवक होते हैं, ठीक है। और तीसरे होते हैं अवर्णकी लवक। ये क्या होते हैं? अवर्णकी वर्णकी मतलब कलर, तो अवर्णकी का मतलब कलरलेस। इनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये 9th में आ चुका है वैसे। अब ये बात अलग है कि आपने पढ़ा है या नहीं। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट में तो सिर्फ क्लोरोफिल रहेगा और वो जनरली ए टाइप का होता है। इनमें क्लोरोफिल ए तो इनमें भी होता है। देखो, इसमें जो ये क्रोमोप्लास्ट है, इसमें अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, जिसमें जनरली जो है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रही, एक तो कैरेटिनॉइड्स होते हैं, आगे हम पढ़ लेंगे वैसे, और एक जेंथोफिल होता है, ठीक है। कैरेटिनॉइड्स के 2 प्रकार होते हैं, कैरेटीन और जेंथोफिल। तो कैरेटिनॉइड्स होते हैं इनमें, इसकी वजह से वर्णक की लवक जो है वो अलग अलग कलर में मिल सकते हैं। ये पिगमेंट अलग है, पिगमेंट में भी अलग, फाइकोजेंथीन और फाइकोसाइनिन, और ये पिगमेंट होते हैं, सब पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले। और ये जो है, इनको हम आगे नहीं पढ़ेंगे इसलिए बता देती हूँ। ये अवर्णकी लवक होते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे लवक है, मतलब संरचना तो सबकी ऐसी है, इस टाइप की। इसके अंदर जो है वो क्या होता है? खाद्य पदार्थ संचित होते हैं, जैसे वसा या प्रोटीन, है ना। वसा का संचय हो जाता है किसी में प्रोटीन का संचय हो जाता है। प्रोटीन का संचय होता है अगर प्लास्ट में, तो उसको एल्यूरीन कण कहते हैं। तो ये वाली चीजें इनको बोलते हैं। अब एक सबसे मस्त चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सब इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। कई बार हरित लवक जो है वो वर्णकी लवक में परिवर्तित हो जाता है, कई बार अवर्णी लवक वर्णकी लवक में परिवर्तित हो जाता है, कई बार वर्णकी लवक, मतलब आपस में चेंज होते रहते हैं। कैसे, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। केरी, अभी मौसम गर्मियों का है, फलों का राजा आम आ रहा है। केरी देखिए कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की। पकने के बाद आम कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। क्या केरी से आम बना है? हाँ मैम, आज आपने बताया, हमें पता चला कि केरी से आम बनता है। केरी के ऊपर का छिलका हरा होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है हरे कलर का। जब वो पकता है तो वो वर्णकी लवक में परिवर्तित हो जाता है और पीला हो जाता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनको समझने का कि ये इंटरचेंजेबल होते हैं। ऐसा ही सब में होता है, पहले पत्तियां पीली होती है, बाद में पत्तियां हरी हो जाती हैं। फ्रूट में तो आपने कलर देखी है, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो शुरू में तो सफेद या हरे होते हैं, बाद में पीले लाल। जैसे टमाटर जब कच्चा होता है तो हरा भी होता है ना, फिर थोड़ा थोड़ा पीला दिखता है और फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है। ये सब इनका ही कमाल है, ये भाई इंटरचेंजेबल है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए। चलिए क्या लिख सकते हैं इसको? फलों के रंगों में परिवर्तन बताता है इनको। अब है पादपों का वर्गीकरण। क्या है पादपों का वर्गीकरण? कि हमेशा हर साइंटिस्ट आता है और अपने हिसाब से वर्गीकरण देता है। आप अभी तक जो एनसीईआरटी में वर्गीकरण पढ़ेंगे वो बहुत लोअर कैटेगरी के वर्गीकरण है। जब आप बीएससी में जाएंगे तो आपको नाम वही रहेंगे, मतलब शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, लेकिन बस उसको विभाजित करने का तरीका बदल जाएगा, है ना। कुछ उसको किसी और नाम से दे देते हैं, कुछ उसको किसी और नाम से दे देते हैं। ऐसे जंतुओं में भी वर्गीकरण थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब वर्गीकरण की जो आधार हैं साइंस के अंदर वो जनरली ये वाले हैं 4 प्रकार के। मतलब कोई भी अगर वर्गीकरण करना चाहता है पादपों का, या कोई नया पादप है उसको डालना चाहता है, तो उसकी कैरेक्टर, हमने कुंजी पढ़ी थी आपको याद है, तो उस कुंजी के अनुसार क्या होता है, 4 प्रकार के वर्गीकरण हमारे सामने आते हैं। कौन से? देखो, एक तो है कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण। पहले कृत्रिम को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कृत्रिम वर्गीकरण। क्या है कृत्रिम वर्गीकरण? कि जब हम वर्गीकरण तो आपको पता है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए कि जीवों को उनके लक्षणों और आकारिकी, व्यवहारिकी के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, पढ़ा है ना, ठीक है। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या किया जाता है? सिर्फ बाहरी लक्षणों को, जिसको हम क्या कहते हैं, आकारिकी,
ये मैंने फर्स्ट वीडियो में जीव विज्ञान क्या है तब पूरी इन टर्म्स को समझाया है। आप L1 देखिए क्लास 11th का, वहाँ पे जीव विज्ञान क्या है, उसमें आकारिकी, कारिकी और जाति वृत्तीयता, ये क्या क्या चीज़ें हैं इनको समझाइए। तो सिर्फ बाहरी लक्षणों को देखा जाता है, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमें प्राइमेट्स में, जीवों को प्राइमेट्स में रखा हुआ है, या इसको छोड़ो एंजियोस्पर्म आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं अभी पादप पे जा नहीं रही हूँ, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे कोई पादप है, अगर सारे एक जैसे गुलाब का पौधा है ना, गुलाब का पौधा है, और एक जो है वो किसका ले ले हम, मैरीगोल्ड, मतलब वो क्या गेंदे का पौधा है, दोनों की हाइट वाइट कम ही रहती है ना, दिखने में भी थोड़े, वो भी ग्रीन होता है, वो भी ग्रीन होता है, उसके भी तना सॉफ्ट होता है, उसका भी तना सॉफ्ट होता है। तो हमने बाहरी लक्षणों के आधार पर क्या किया, उन दोनों को डाल दिया हमने झाड़ियों के अंदर। यानी कि अरस्तु का मैंने आपको बताया था ना, अरस्तु ने सबसे पहले जो पादप है उनको जड़, तना, पत्ती के आधार पर जो है वो एक तो बांटा था पेड़ में, एक झाड़ी में और एक शाख में। तो हमने क्या किया, उसने क्या किया था, सिर्फ आकारिकी को देखकर, हमने उसमें पढ़ा भी था कि उन्होंने बाहरी लक्षण को देखकर इसमें बांट दिया था। अब एनिमल से मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे हम हैं, हम में 2 कान हैं, नाक है ना, गला है, बॉडी ऐसी है। ऐसा ही जब हम चिंपांजी को देखते हैं तो उसमें भी 2 कान दिखते हैं, नाक दिखती है। तो हमने उनको सिर्फ बाहर देख देख के क्या किया, उनको ये बोल दिया कि ये क्या है, प्राइमेट्स है, क्योंकि सेम दिखते हैं। कुत्ता है और फॉक्स है, मतलब लोमड़ी है। अभी हमें पता है कि वो दोनों अलग अलग है, लेकिन शुरू में किसी ने देखा होगा तो कुत्ता और लोमड़ी में क्या ही फर्क पता चला होगा उसको, तो उसने क्या किया होगा, कुत्ता और लोमड़ी को एक ही मान लिया होगा। तो बाहरी लक्षणों के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ऐसी पद्धति जो कहलाती है वो कृत्रिम पद्धति कहलाती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं, क्योंकि बाहर से दिखने से अंदर की चीज़ों का पता नहीं चलता ना, हमारे जीन्स कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। और जब हम जनन करवाएंगे, मान लो कुत्ता और लोमड़ी में जनन करवाया, तो मैंने आपको कहा जनन नहीं होगा, तब पता चलेगा अरे ये नहीं, एक नहीं, ये तो अलग अलग है। लेकिन उससे पहले हमने एक में डाल चुके हैं इनको, तो गलती हो जाती है। तो बाहरी लक्षणों के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि वर्गीकरण सही है या नहीं। तो बाहरी लक्षणों वाला ये जो कृत्रिम पद्धति है ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है। किसने दिया था, अभी मैंने कहा अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया, पौधों की हाइट और देखने के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांट दिया था। एक तो पेड़ मान लो, जो बड़े हैं वो पेड़, उससे छोटे हैं वो झाड़ी, और उससे छोटे हैं वो शाख, यानी हर्ब्स, ट्री, शर्ब और हर्ब्स, ऐसे बांट दिया था। तो बाहरी लक्षणों के आधार पर बताया। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो पेड़ होते हुए भी पेड़ नहीं है, और इसमें से ऐसे कुछ है जो झाड़ियाँ होते हुए भी हर्ब के अंदर आती है। तो ऐसे डाउट हुए, तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद आया प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति क्या करती है, प्राकृतिक पद्धति बाहर है, यानी आकारिकी पे तो ध्यान देती ही है, शारीरिकी पे भी ध्यान देती है। शारीरिकी क्या है, तो शारीरिकी के लिए L1 अटेंड करके आइए। शारीरिकी वैसे समझा देती हूँ कि अंदर की संरचना, जिसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है, अंदर से कोशिकाएं कैसी है, क्या क्या चीजें हमारे अंदर है या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें देखने के बाद और बाहरी चीजों को देखने के बाद, दोनों चीजों को देखने के बाद जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वो लीनियस ने दिया हुआ है। किसके ऊपर, पादपों के ऊपर। जंतुओं का कृत्रिम वर्गीकरण भी लीनियस ने दिया है, लेकिन पादपों का प्राकृतिक वर्गीकरण लीनियस ने दिया हुआ है, और एक शैम्फर एक साइंटिस्ट है उन्होंने भी दिया हुआ है। हम एक एक याद रखेंगे अभी, ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे ये पूरे। उसके बाद है जातीय वृत्ति पद्धति। क्या है ये जातीय वृत्ति पद्धति, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फिनेटिक वाली, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तो ये है, ये वाली थोड़ी सी कम है। फिनेटिक में क्या किया जाता है, लक्षणों की संख्या देखी जाती है। और जिसके ज्यादा लक्षणों में समानता होती है उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैमल्स है ना, मैमल्स क्या कैरेक्टर है, अब हमें पता है कि मैमल्स को मैमल्स इसलिए कहते हैं, स्तनधारी को स्तनधारी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथियां होती है। लेकिन क्या, जैसे मैं मैमल हूँ, कुत्ता भी मैमल है, गाय भी मैमल है, अगर आप बाहरी आकारिकी देखें इसके अकॉर्डिंगली, पहले वाले की, कृत्रिम वाले की, तो क्या आप मुझे, आपको कुत्ते के साथ रखेंगे, गाय के साथ रखेंगे? नहीं, हम कुत्ते गाय के साथ क्यों रखें, क्योंकि बाहरी आकारिकी हमारी मिलती ही नहीं है। लेकिन जब हम
क्या डिस्कस करते हैं, अंदर की संरचनाएं देखते हैं। मतलब हमने देखा कि उसमें भी स्तन ग्रंथियां है, हमें भी स्तन ग्रंथियां है। तो जब हमने अंदर की संरचना देखी, यानी कि प्राकृतिक के हिसाब से किया, तो हमें लगा हाँ वो और हम एक ही है। और ऐसे ही आप क्या बंदरों को अपने साथ रखेंगे? बाहरी आकारिकी पे रख सकते हैं, लेकिन हमने क्यों रखा है? जाति वृत्ति के आधार पर, क्योंकि हमें ऐसे गुणसूत्र है जो हमारे गुणसूत्र, मैंने आपको शायद बताया भी है कि चिंपैंजी और हम में 99% गुणसूत्र मिलते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज है। ये वाला ये वर्गीकरण है पूर्वजों के आधार पर, इसीलिए हमने उनको प्राइमेट्स में रखा हुआ है और हमें भी प्राइमेट्स में रखा हुआ है। तो सारे वर्गीकरण अपने आप में अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्गीकरण दिए। तो ये है लक्षणों की संख्या में कि जिसमें ज्यादा समानता है उसको रख दो। उस हिसाब से तो आप डॉल्फिन को हमारे इसमें रख नहीं सकते। आपको बता देती हूँ, डॉल्फिन जो है वो मैमल है, यानी कि स्तनधारी है और हमारे ग्रुप में आती है। ये शायद पता नहीं आपको पता हो या नहीं। ऐसे ही पेंगुइन, ये तो सुना होगा आपने, पेंगुइन जो है वो पक्षी है। अब कहाँ पक्षी आकाश में उड़ रहा है और कहाँ पेंगुइन समुद्र में रहता है, पर उसकी संरचना देखी हमने, शारीरिकी देखी, उसकी जाति वृत्तिता देखी, उसके अंदर की बोन्स देखी, ये देखा कि वो यहीं से आए हैं, पक्षियों से ही बने हुए हैं, तो वो पक्षियों में रखा हुआ है उनको। ठीक है, तो फिनेटिक क्या है? सिर्फ संख्या के आधार पर, कि जिसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर मिले उनको एक साथ बांध दो। जैसे मैंने कहा कुत्ते और लोमड़ी, उसके भी 2 पैर है, उसके भी 2, उसके भी मुंह ऐसा ही है सेम सा। आप बोलोगे मैम आपका भी बंदर और बंदर जैसा है तो इसलिए हमको बंदरों में रख दिया, तो संख्या के आधार पर रख दिया। ये सबसे बेस्ट है। इसमें इन सबको तो देखा ही जाता है, मतलब आकारिकी भी देखेंगे, शारीरिकी भी देखेंगे और लक्षणों की संख्या भी देखेंगे। आकारिकी भी देखेंगे, शारीरिकी भी देखेंगे, मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी किसको कहते हैं? कार्यकी को, सॉरी कार्यकी को, है ना। ठीक है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी। वैसे शारीरिकी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, कार्यकी भी वही है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। ठीक है, तो क्या है ये जो है वो, ये तो देखेंगे, साथ में संबंध देखेंगे। किसका संबंध? उनके पूर्वजों का संबंध। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको देखा था कि एक आर्कियोटेरिस है, जब हमने पढ़ा था मुर्गी आई या अंडा, है ना, वो वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि आर्कियोटेरिस है, उसको लिंक कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के थे और कुछ पक्षियों के थे। तभी हमें पता चला कि रेप्टाइल्स के बाद पक्षी आए हैं और पक्षी है जो मुर्गी जो है वो पहले आई होगी। ठीक है, ये तो इनके आधार पर, इस जाति वृत्तिता के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में। तो ये 4 वर्गीकरण है जिसके आधार पर हम पादपों को बांटते हैं। हम जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, मतलब क्लास 11th में, चलिए तो क्या वर्गीकरण हमें पढ़ना है। अब जो हम इस क्लास की बात कर रही हूँ, वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, वो जनरली इस टाइप का वर्गीकरण है। हाँ, इसमें से मैं आपको कुछ बता रही थी, ये देखो जरा पिछली स्लाइड में। इसका तो अरस्तु ने दिया था, इसका लीनियस ने दिया था। जातिवृत्ति अध्ययन जो है वो एंगलर और प्रेंटलर जो है उन्होंने दिया था। प्राकृतिक वर्गीकरण में आप एक नाम लिख सकते हैं बेंथम हुकर का, जो सबसे फेमस है। हम जनरली बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अभी जितने भी पढ़ेंगे आप। और जो जाति वृत्ति वाला है वो मैंने आपको कहा एंगलर और प्रेंटल ने दिया था। और फिनेटिक वाला जो फोनेटिक है उसको क्या कहते हैं? फिनेटिक क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इसकी स्पेलिंग में FE है, तो कोई फिनेटिक भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो फिनेटिक वाला किसने दिया था? ये दिया था एडेंसन ने। ठीक है, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, वैसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, अब जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसे टाइप का है कि हमने पादपों को जनरली जो है वो 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहला जो वर्गीकरण है वो पहले हम कह देते हैं कि एक में तो हम रखेंगे जलीय, ठीक है, और दूसरे में हम स्थलीय को रख देते हैं। इसमें सारे कौन आएंगे? स्थलीय, मतलब लैंड पे रहने वाले। और इसमें आएंगे एक्वेटिक, उसमें टेरेस्ट्रियल आएंगे, लैंड पे रहने वाले। जलीय पादपों में जनरली हम पढ़ते हैं शैवाल यानी एल्गी। इनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा।
क्यों बोलते हैं, जब हम एल्गी पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। स्थलीय पादपों को फिर 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहले होते हैं जिसमें क्या हो, सहवन उत्तक प्रेजेंट हो। अब सहवन उत्तक क्या होते हैं मैम? सहवन उत्तक होते हैं पादपों को, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा कि उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, संरचनाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम मतलब संरचनाएं होती है। तो जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो पहले अनुपस्थित वाले ले लेते हैं, जिसमें क्या नहीं हो, उपस्थित नहीं हो। तो उसके अंदर आते हैं ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। इसके अंदर हम लिवर वर्ड वगैरह पढ़ेंगे। फिर ये जो 2 हैं इनमें आ जाएंगे सहवन उत्तक वाले। उपस्थित, इसमें देखो फिर 2 कैटेगरी है मैम, बहुत कैटेगरियां बना दी आपने। पहली कैटेगरी है जिसमें क्या नहीं बनते, बीजाणु नहीं बनते। बीजाणु बनते हैं, बीज नहीं बनते। बीजाणु बनने वाले में हम पढ़ते हैं एक तो टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ते हैं हम? टेरिडोफाइटा को पढ़ेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर फिर बीज बनते हैं, जिसमें उसमें हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जो आगे हमने 4 नाम देखे थे ना चैप्टर फ्लो में, वही आ रहे हैं ये, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, क्योंकि इसमें बीज बनता है, इनमें नहीं बनते। तो इनको हम जनरली क्या लेते हैं, स्पोर फॉर्मेशन वाले में लेते हैं। बीजाणु मतलब स्पोर। ये क्या है, ये है सहवन उत्तक, जिसको हम जाइलम फ्लोएम की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर बांट देते हैं। तो ये वाला एक तो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये वाला है। एक दूसरा मैं आपको बताती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, वो अलग क्लासिफिकेशन है, थोड़ा नाम यही सारे हैं, बस क्लासिफिकेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। कि इसमें हम क्या करते हैं, पादपों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ये वाले जो हैं इनमें हम बांटते हैं जिनमें वही बीजाणु नहीं बनते, सॉरी बार बार बीजाणु नहीं बनते, बीजाणु बनते हैं। इसको स्पोर फॉर्मेशन होता है, जिसमें इनके अंदर ये 3 आ जाएंगे आपके। देखो कौन कौन से, सॉरी ये वाले आ जाएंगे। एक तो आएगा थैलोफाइटा, जिसके अंदर हमको शैवाल पढ़ना है। फिर आएगा ब्रायोफाइटा, और टेरिडोफाइटा भी इसी के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि उसमें भी बीजाणु बनते हैं ना, टेरिडोफाइटा। दूसरी कैटेगरी होती है बीज बनने वाली, इसको स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं इंग्लिश वाले। हिंदी वाले भी स्पर्मेटोफाइटा ही लिखेंगे, जब बीज बनने वाले को कहते क्या है तो स्पर्मेटोफाइटा, हिंदी में भी वही है, स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, इसके अंदर ये आपके आ जाएंगे कौन कौन से, एक तो आएंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिनका बीज जो है वो नेकेड रहता है, मतलब बीज पे कवर नहीं है, बीजावरण रहित, बीज जो है वो ढके हुए नहीं है। और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म। इसमें फिर 2 कैटेगरी आती है, आपको पता है। एक तो आते हैं एक बीजपत्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडन, और फिर दूसरे को बोलते हैं द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकोटिलेडन्स। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है, हालांकि नाम वही है, आप देख लो वही 4 पढ़ने हैं। अब किसी भी एंगल में लेके जाओ इनको। कई बार आपने देखा हो क्रिप्टोगेम्स भी लिखा हो सकता है, क्रिप्टोगेम्स। क्या होते हैं क्रिप्टोगेम्स? और ये है फेनरोगेम्स। ठीक है,
क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स के नाम से भी जानते हैं इनको। तो ये हो गए क्रिप्टोगेम्स और ये हो गए फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स मतलब जिसमें क्या होता है, बीज बनता है या एक स्पेशल टाइप का फ्लावर बनता है जिससे आगे निषेचन होता है। और क्रिप्टोगेम्स वही जिसमें क्या नहीं बनते, बीज नहीं बनते, बीजाणुओं से जनन करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो मतलब आपको अब समझ में आ गया कि हमें इस चैप्टर में, देखो चैप्टर जो है एनसीईआरटी में शैवालों से शुरू किया हुआ है, मैं भी कर सकती हूँ, कोई हेडक नहीं है, सारा काम खत्म। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये शैवाल, ब्रायोफाइटा ये है क्या, ये पादप के ही पार्ट है, बस क्लासिफिकेशन इनको। तो ये सब जो है वो प्लांट ही है जो भी पढ़ेंगे हम। और क्यों पढ़ रहे हैं इनको ऐसे, क्योंकि इनका कुछ क्लासिफिकेशन इस तरह का है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं शैवालों पर। तो शैवाल जो है ये आप मोनेरा से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पहले भी शायद दिमाग में आपके आया होगा कि भाई शैवाल तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने तो साइनोबैक्टीरिया में भी ब्लू ग्रीन एल्गी नाम लिया था, वो एल्गी क्यों है। तो देखो एल्गी जो वर्ड है जनरली हम ऐसी प्लांट स्पीशीज के लिए कर देते हैं यूज में। एल्गी कोई पर्टिकुलर ही नहीं है कि यही सिर्फ एल्गी है। एल्गी हम एल्गी को, उस एल्गी कोई नया जीव आया और उसको एल्गी में क्यों रखा जाता है या एल्गी क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे वो कोई भी टाइप का क्लोरोफिल हो। ठीक है, ए हो, बी हो, सी हो, क्लोरोफिल बहुत टाइप के होते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, वो जलीय होना चाहिए, मतलब जल में रहना चाहिए, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया आपने देखा होगा जल में रहते हैं, इसलिए फिर हमने उनको एल्गी कर दिया। तीसरा, इनमें जनन के लिए स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो चल वाले जीवाणु बनते हैं, मतलब ऐसे बीजाणु बनते हैं जो घूमते रहते हैं ना, जिसमें फ्लैजिला होता है। तो ये 3-4 कैटेगरी की वजह से हम कहीं को, बैक्टीरिया को भी एल्गी में रख देते हैं। और एक आपने फाइकोमाइसिटीज वाले में पढ़ा होगा, जब हमने कवक पढ़ी थी, उसमें कहा था कि ये एल्गी लाइक फंजाई है, याद आ रहा होगा आपको कुछ। क्यों उसको क्यों एल्गी कहा, क्योंकि उसमें आपने पढ़ा होगा, मैंने उसमें बताया था उसमें पिगमेंट होता है ना, इसीलिए। तो वो ये 2-3 लक्षणों की वजह से हम कई बार एल्गी वर्ड बैक्टीरिया के लिए भी यूज कर देते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं आप एल्गी इधर पढ़ाते हो, फिर कहते हो साइनोबैक्टीरिया में भी एल्गी है। तो वो एल्गी इन 3 वजह से उसको यूज करते हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषी है, उसमें क्लोरोफिल है। तीसरा, उनमें जो निषेचन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चल संरचनाएं बन रही होती है, इसीलिए। चलिए अब एल्गी की बात कर लेते हैं। तो शैवाल या क्लोरोफिल युक्त होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल मैंने आपसे कहा, क्लोरोफिल कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोफिल बहुत टाइप के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ये देखने को मिलेंगे जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। थैलॉइड होते हैं, ये देखो थैलॉइड आया ना, साइनोबैक्टीरिया में भी मैंने आपको बताया था, इसमें थैलॉइड्स पाए जाते हैं, थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं, वो इसीलिए फिर उसको एल्गी बोल देते हैं। इसमें भी थैलॉइड्स होते हैं, मतलब क्लोरोफिल के ऐसे जनरली जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो ऐसे ग्रेना पढ़ते हो आप, ऐसे बोलते हैं सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हुआ, ऐसी संरचनाएं होती है। इनमें ऐसी संरचनाएं नहीं है, इसमें अलग अलग होते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, थैलॉइड या थैलेकॉइड कह देते हैं। मुख्यतः जलीय होते हैं, और जलीय में भी या तो अलवणीय जल मतलब फ्रेश वाटर में मिलेंगे, या फिर समुद्री जल यानी मरीन वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर मतलब नदियों का मीठा पानी। ये अन्य आवास जैसे नम स्थान, नम पत्थरों, मिट्टी, लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इनमें कुछ कवक के साथ, जो हमने लाइकेंस पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, तो कवकों के साथ क्या करते हैं, सहजीवन, और प्राणियों के साथ भी क्या करते हैं, सहजीवन संगठन बनाते हैं, जैसे स्लॉथ रिच। ये स्लॉथ रिच क्या है, स्लॉथ रिच जो है भालू जैसा दिखता है, ये यहाँ पे नहीं रहता, ये जनरली रहता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, और वो भी जो टुंड्रा टाइप के प्रदेश होते हैं ना, जहाँ पे बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे बड़े बड़े बाल होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्लॉथ के जो बाल होते हैं वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम समझते हो, जो हम ये पढ़ते हैं ना, पादप, जंतु, जीवाणु, बैक्टीरिया, और पादपों की भी जितनी वैरायटी होती है। तो एक तरह से आप बोलते हो कि आपको अगर छोटा क्लासिफिकेशन देखना है, आपको जंगल देखना है पूरा, कि जंगल में आपको पादप भी देखने, आपको जंतु भी देखने, आपको मृतोपजीवी भी देखने, आपको सहजीवन भी देखना है, तो वो स्लॉथ के बालों को देख लो, इसके अंदर सब कुछ है। तो वहां पे भी शैवाल मिल रहे हैं, कवक भी है इसके अंदर, बैक्टीरिया भी है इसके बालों के अंदर। एक वेब सीरीज आई थी, कभी बताऊंगी उसके बारे में, ओबामा पे बनी हुई, उसमें स्लॉथ के बारे में बहुत उसके बालों को माइक्रोस्कोप से देखा गया, तब पता चला कि भाई उसके अंदर पूरा जंगल बसा हुआ है। ठीक है, चलिए
शैवाल के माप या आकार में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये कॉलोनियल जैसे वॉल्वॉक्स, कॉलोनी का मतलब एक तो होता है अकेले रहना, अकेले प्राणी, ठीक है। एक होता है जैसे हम रहते हैं, सोशल एनिमल है, समूहों में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, है ना, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बहन हैं, अकेले तो नहीं रहते। तो अकेले भी रहते हैं ये, और कॉलोनी में, मतलब कुछ वॉल्वॉक्स जो हैं वो कॉलोनियां बना के रहते हैं, मतलब पास पास बना के रहते हैं। अभी बताएंगे आपको चित्र, देखो बता ही देती हूँ। ये देखो, ये है वॉल्वॉक्स। ये जो दिख रहा है अंदर, ये अपने आप में एक वॉल्वॉक्स है, एक वॉल्वॉक्स, और फिर सारे वॉल्वॉक्स मिलके एक जेली जैसी, ये ऊपर दिख रही है जेली कोटिंग, तो ये जेली जैसी संरचना में मिलके देखो कॉलोनी बना के रह रहे हैं। तो ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। ऐसे ही इनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो भी ऐसी कॉलोनी के अंदर फंसे पड़े। तो उसको कई बार अगर आप कोई डायग्राम देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है डॉटर वॉल्वॉक्स। मतलब वॉल्वॉक्स के बच्चे, ठीक है। तो ऐसे है, ये वॉल्वॉक्स कॉलोनी में भी रहते हैं और एकल रहते हैं, ये मतलब सिंगल के फॉर्म में। सिंगल में आपको बता देती हूँ मैं, ये जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास जो होता है, इसके आपको फ्लैजिला दिख रहे होंगे, अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्लैजिला है मतलब ये चल सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये जो आपको कप शेप का दिख रहा है, ऐसा कप शेप, कप के आकार का, ये क्या है इसका, ये हरित लवक है। इसका स्पेशल फीचर है इसका कि इसमें क्या पाया जाता है, कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है। एक और ऐसा भी प्राणी बताऊंगी जिसमें स्पेशल टाइप का हरित लवक होता है। ये सब याद लवण हो गया वो, ये सब याद रखने हैं आपको, ये स्पेशल चीजें हैं क्लेमाइडोमोनास की। और इसमें फ्लैजिला होते हैं, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है उसके लिए देख लो। और ये पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स क्या है, पायरिनॉइड्स इनका संचित खाद्य पदार्थ है। जैसे हमें पादपों में स्टार्च होता है, मंड पढ़ा हमने, हमें ग्लाइकोजन होता है, इसमें पायरिनॉइड होता है शैवालों में। हालांकि ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, ग्लाइकोजन स्टार्च सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप है। चलिए ठीक है, तंतुमय, अभी तंतुमय बताते हैं। यूलोथ्रिक, तंतुमय का मतलब ऐसे थ्रेड जैसा, ऐसे स्पाइरोगोनिया भी थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइरोगायरा, वो भी कैसा होता है, ऐसे लंबा तंतु के समान होता है। तो मिलते हैं। कुछ शैवाल सबसे बड़े होते हैं, यानी केल्प सबसे विशालकाय शैवाल है। हमने पादपों में दो पढ़े कि पादपों में सबसे छोटा पादप क्लोरेला है, वो शैवाल के अंदर ही आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा होता है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा पादप कौन सा है, अभी तक जितने भी सर्च हुए हैं, जो मैंने कहा था 114 मीटर का, वो यूकेलिप्टस होता है। ये देखो यूकेलिप्टस सबने देखा होगा, शायद आपको नाम नहीं पता हो। ये इसकी पत्तियां हैं और ये इसके बीज लगे होते हैं, इसमें खुशबू आती है तेल जैसी, ऐसा बोलते हैं मेहंदी का तेल की स्मेल नहीं आती वैसी। और ये देखो इनकी हाइट, देखे आपने 101% देखे, बस आपको उसका नाम नहीं पता है। शायद अब आप पहचान गए हो इसको पिक्चर देख के। ये यूकेलिप्टस है और ये 114 से 120 किलोमीटर। एक और पादप होता है, आप शायद उसका नाम कहीं पढ़ें, स्क्यूआ। अब इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। तो सिकुआ या सिकुआ ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। ये भी बहुत लंबा होता है, कम से कम 200 मीटर। तो अगर आप जीके में कहीं पढ़ेंगे तो इसका नाम पढ़ेंगे और उसके बाद यूकेलिप्टस का नाम आता है। पादपों में सबसे लंबा पादप है यूकेलिप्टस और सबसे छोटा होता है क्लोरेला। क्लोरेला का पिक्चर बता देते हैं। क्लोरेला का पिक्चर अभी शैवाल के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये वो केल्प है, ठीक है। एल्गी में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, फिर एल्गी में सबसे छोटा हो जाएगा क्लोरेला, और क्योंकि पादपों में ही सबसे छोटा है तो एल्गी में सबसे छोटा, वो एल्गी के अंतर्गत आता है। और सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा शैवाल या सबसे बड़ा शैवाल होता है केल्प, जो अभी हमने नाम पढ़ा। ये देखो समुद्र में बहुत लंबे लंबे और जमीन पे लगे होते हैं और कई बार तो समुद्र से बाहर भी निकले होते हैं, इतने लंबे होते हैं। तो ये है केल्प और सबसे छोटा होता है क्लोरेला। ये देखिए, ये क्लोरेला का बाहर वाला पिक्चर है, पर ये क्लोरेला नहीं है। क्लोरेला की असली इमेज मैं आपको बताती हूँ, इसे मैं बता देती हूँ। देखो ऐसा होता है क्लोरेला, ऐसे छोटे छोटे। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, ये तो बहुत बड़ा करके बताया हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता। बोल रहे हैं सबसे छोटा है, सबसे छोटा तो ये है, कितना 1.5 म्यू। जो हमने पादपों में सबसे छोटा देखा वो क्लोरेला होता है और एल्गी में भी सबसे छोटा क्लोरेला होता है 1.5 म्यू एम।
और सबसे बड़ा पादपों में यूकेलिप्टस या सिकुआ, और सबसे एल्गी में सबसे बड़ा केल्प, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो विशालकाय हो गया केल्प। उसके बाद है शैवाल कायिक, अलैंगिक व लैंगिक दोनों टाइप का जनन करते हैं, मतलब लैंगिक व अलैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप 10th में पढ़कर आए हुए हैं, विखंडन, जिसमें आपने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा है स्पाइरोगायरा, जो अभी मैंने लिया है ना, ऐसा बनाया था हरे कलर का 10th में। ये क्या होता है? ये यहाँ से कट जाता है, फिर हर एक पार्ट जो है वो नया स्पाइरोगायरा बना लेता है, इसको विखंडन कहते हैं। तो विखंडन द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। थैलस मतलब ये, थैलस क्यों कहते हैं? अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ, इसको थैलोफाइटा क्यों कहते हैं एल्गी को। ब्रायोफाइटो को भी जनरली थैलोफाइटा के अंदर ले लेते हैं कई बार, वो क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है। थैलोफाइटा मतलब थैले लाइक, थैलस लाइक, जिसमें पादप, जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता, ऐसे प्लांट्स को थैलोफाइटा कहते हैं। तो एल्गी प्लांट का ही एक पार्ट है, इसीलिए शैवालों को हमने थैलोफाइटा कहा। ये बात ध्यान रखिए। वैसे मैंने क्लासिफिकेशन में लिख दिया कि शैवालों को थैलोफाइटा कहते हैं, क्योंकि इनमें जड़, तना, पत्ती होती ही नहीं है, ऐसे थैले लाइक होते हैं बस ऐसे। जैसे अभी हमने वो क्लेमाइडोमोनास, उसमें कहीं जड़, तना, पत्ती दिख रही थी, क्लोरेला में कहीं दिख रही थी, कहीं नहीं दिख रही थी। ये सब शैवाल है। ठीक है, सामान्य ये बीजाणु जूस्पोर बनाते हैं। वही मैंने कहा, इनको एल्गी में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इनमें जो बीजाणु बनते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं? फ्लैजिला वाले होते हैं, चल वाले होते हैं। नदी में इधर उधर फ्लैजिला की हेल्प से, कशाब की हेल्प से तैरते हैं, जिसको हम जूस्पोर कहते हैं, इसीलिए इनको एल्गी में रखा है। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलयित होते हैं, मतलब वही एक नर बनेगा, एक मादा। ठीक है, ये युग्मक कशाबिक युक्त हो सकते हैं, या तो दोनों नर, कैसे नर और मादा कैसे होंगे? चल वाले, मतलब इस ये नर है मान लो और ये मादा है, दोनों ही चल है। तो ऐसे किस में होते हैं? मतलब कशाब मतलब वही फ्लैजिला। इसका एग्जाम्पल आप एक तो दे सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, जो अभी मैंने आपको चित्र बताया था, है ना, ये क्लेमाइडो। इसका युग्मक भी सेम ऐसा ही होता है, बस साइज में छोटा होता है। अगर इसका नर युग्मक बनाओगे तो वो भी ऐसा ही होगा, ये नर युग्मक, और ऐसा ही क्या होता है? मादा युग्मक। तो दोनों एक जैसे होते हैं और चल होते हैं, तो इसीलिए कई बार इनको हम बोलते हैं समयुग्मजी। अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप क्लेमाइडोमोनास ले सकते हैं। दूसरा, किसी में तथा माप में समान होते हैं, मतलब एक जैसे होंगे, इनमें दोनों एक जैसे, दिखने में भी एक जैसे, साइज में भी एक जैसे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास। कई में, जैसे यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला विहीन भी हो सकते हैं, लेकिन समान माप में होते हैं। फ्लैजिला विहीन मतलब जैसे यूलोथ्रिक्स के युग्मक जो होते हैं वो ऐसे होंगे, नर युग्मक ऐसा होगा और मादा युग्मक मान लो ऐसा, अलग शेप भी बना दिया मैंने ताकि आप अच्छे से, वैसे ऐसा नहीं होता, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ। एक तो क्या नहीं है इसमें? फ्लैजिला नहीं है। दूसरा, नर व मादा दिखने में भी अलग अलग है। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा जो है वो उनमें ऐसे टाइप के युग्मक बनते हैं, फ्लैजिला भी नहीं, नर युग्मक। इसको कुछ टर्म्स बोलते हैं, मैं अभी अब टर्म समझाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ समझा देती हूँ। देखो, अगर क्लेमाइडोमोनास, एक क्लेडोनिया भी एग्जाम्पल दे रखा हो सकता है। एक तो ये कंडीशन होती है जिसमें नर व मादा दोनों चल हो और एक ही साइज के हों, उनको हम बोलते हैं समयुग्मजी। युग्मक मतलब गैमेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? होमोगेमी। ठीक है, होमोगेमी, या एक और वर्ड है इसके लिए आइसोगेमी। वैसे सही वर्ड आइसोगेमी है। आइसो का मतलब एक जैसा, ठीक है, आइसोगेमस, आइसोगेमी, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आइसोगेमी है क्योंकि दोनों इसके नर, अगर इसको नर मानते हैं तो ये नर और ये मादा, दोनों दिखने में भी सेम है और आकार में भी सेम है। ये बात बहुत जरूरी है, इसको समझ लो, आगे बार बार आएगी। आइसोगेमी एक होता है जब नर व मादा, यहाँ पे बना देती हूँ, ये मान लो नर है, ठीक है, और ये रही मादा।
ये रही मादा। ये दोनों क्या है, दिखने में एक जैसे हैं, साइज थोड़ा सा डिफरेंट है, नर छोटा है और मादा बड़ी है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी, हिंदी में इसको कहते हैं विषम युग्मकी। अभी मैं एक और चीज बताने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुने। तीसरी चीज, इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास ले लो। इसका एग्जाम्पल आप स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स के ले सकते हो, जो कि उधर लिखा हुआ है, वहां से नोट कर लो। तीसरी चीज ऊगेमी, इसको समझ लो 11th में ही, ये बार बार 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा, 12th में फिर आएगा। अगर नर ऐसा हो फ्लैजिला वाला और मादा बड़ी सी ऐसी, जैसा कि हम में भी होता है ना, नर स्पर्म जो होता है वो छोटा होता है, मादा का एग जो होता है वो बड़ा होता है, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये मादा, लेकिन अभी हम एल्गी की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऊगेमी। अब एक बात समझो, हिंदी में तो इसको भी विषम युग्मजी कहते हैं और इसको भी विषम युग्मजी ही कहते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई टर्म अभी तक आई नहीं है। कई जगह और लिखा भी हुआ होगा तो वो ऊगेमी लिखा होगा, अगर हिंदी में भी लिखा होगा। अब बात यह है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, इसमें दोनों चल है, दोनों सेम साइज के हैं। इसमें दोनों अचल है लेकिन साइज डिफरेंस है। इसमें एक चल है, एक अचल है और साथ में साइज भी डिफरेंट है, मतलब इन दोनों का ही अलग ही कोई व्यू। और ये जो ऊगेमी है और ये जो एन आइसोगेमी है, इनको दोनों को कॉमनली फॉर्म में हेट्रोगेमी भी कहते हैं। तो आपको कई जगह हेट्रोगेमी या विषम युग्मजी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि हेट्रोगेमी का हिंदी ट्रांसलेशन वैसे विषम युग्मजी है। ये मिलेगा तो मतलब ये वाली कंडीशन भी हो सकती है और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। बात समझ गए आप। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूकस। फ्यूकस भी एक एल्गी है, एल्गी के ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसको कहीं नोट कर ले, ठीक है। फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। इसका क्लेमाइडोमोनास है, इसका यहाँ पे यूलोथ्रिक्स लिख देती हूँ मैं। बात समझ में आ गई। क्या समयुग्मजी, इंग्लिश में याद करो, सबसे बेस्ट है। एन आइसोगेमी, आइसो मतलब एक जैसे, दोनों एक जैसे, दोनों चल, दोनों अचल लेकिन साइज में डिफरेंस, तो एन आइसोगेमी, ठीक है। और ऊगेमी, ऊ का मतलब होता है अंडा, मतलब अंडा ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब अंडा बड़ा है, मादा बड़ी है और नर युग्मक छोटा सा लेकिन चल है फ्यूकस में। वैसे फ्यूकस का जो नर देखोगे तो आप ऐसा होता है, बुक में कहीं देखो ऐसा, ये फ्यूकस का नर है, वो मैंने सिर्फ ऐसे आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। चलिए, तो लैंगिक अलैंगिक जनन की बात हो गई। मैं आपको बताने वाली हूँ यूलोथ्रिक्स, तंतुमय कैसा होता है। ये फ्यूकस, मैंने आपको कहा फ्यूकस का पिक्चर बता देती हूँ, जो अभी मैंने ऊगेमी की बात की, ये फ्यूकस है भाई। ये साइज में ऐसा दिख रहा है पेड़ जैसा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये स्थापनांग होते हैं, मतलब बेस पे अटैच होने के लिए इनके पास स्थापनांग होते हैं, ठीक है, जिसको मूलाभास भी कई जगह कह देते हैं। मूल जैसे हैं ये, मूल नहीं है, मतलब रूट्स नहीं है, ठीक है। और ऐसे पत्तियों लाइक भी होते हैं कई शैवाल, जैसे ये पत्ती जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, पत्ती है, ठीक है, पत्ती जैसा है। तो ये हो गया फ्यूकस। यूलोथ्रिक्स में आपको बता रही थी, क्योंकि यूलोथ्रिक्स में एक खास बात है, वो बात तो है ही कि ये एनाइसोगेमस है, लेकिन एक और बात देखो, यूलोथ्रिक्स ऐसा होता है, तंतुमय में पढ़ा ना हमने इसको, कॉलोनी होती है, एकल होते हैं और तंतुमय, तो इसमें ऐसी सेल्स होती है। मैं एक एक ही लेयर बना रही हूँ सेल्स की, डबल मेम्ब्रेन है वैसे, ऐसा लंबा सा और लंबा होता है, मैं ऐसा बना रही हूँ। और अंदर इसके आपको दिखेगा इसका हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा बनाया है क्योंकि डायग्राम 3D में दिखेगा ये। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऐसा होता है। कौन सा शेप बोलते हैं इसको, किसी को ध्यान है? घोड़े की नाल के आकार का, है ना, घोड़े की नाल, जिसको हॉर्स शू,
हॉर्स शू शेप। और एक और नाम आपको मिल सकता है हंसियाकार शेप का होता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। एक तो क्लेमाइडोमोनास की कप शेप होता है, इसका जो होता है वो हंसियाकार यानी घोड़े की नाल के शेप का होता है, ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए आपको इसको बताया है। और इसमें वही अंदर क्या होंगे, एक तो क्लोरोफिल होगा और मैंने आपको बताया सब में क्या है, पायरेनोइड संचित भोज्य पदार्थ। चलिए, तो देखा आपने कि शैवालों के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं और क्या है कहानियाँ शैवाल की। और हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे शैवालों का वर्गीकरण, क्योंकि प्लांट का वर्गीकरण पढ़ लिया, अब शैवाल में भी वर्गीकरण है तो उसको पढ़ेंगे। ये जनरल कैरेक्टर थे और मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर में।